अस्सलाम वालेकुम। यार अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं कि व्हाट इफ़ कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 1 साल के अंदर अपने कैफ़ के सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए विदाउट एनी फेलियर और कैफ़ पास करने के बाद उसका मोटिवेशन लेवल थोड़ा-सा हाई था कि यार अब चूँकि रीसेंट एफटीएस हूँ, लेटेस्ट एफटीएस हूँ तो एक अच्छी फ़र्म में भी हो जाएगा। लेकिन 1 साल तक उसका किसी भी फ़र्म में नहीं हुआ। उसने लाहौर, पंजाब की सारी फ़र्म्स में अप्लाई करा, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। फिर वो कराची आया, कराची में बहुत सी फ़र्म्स में अप्लाई करा, नहीं हुआ और 1 साल तक उसका किसी भी ऑडिट फ़र्म में आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। और फिर जाके उसका एक फाइनली एक फ़र्म में रिक्रूटमेंट हुई, जहाँ से उसने अपनी ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप को स्टार्ट किया। और वो फ़र्म भी कोई बिग 4 फ़र्म नहीं थी, कोई बिग 10 फ़र्म नहीं थी, कोई कैटेगरी ए फ़र्म नहीं थी, कैटेगरी बी फ़र्म थी। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अगर मैं और आप होते तो मैं और आप जो है वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते और शायद अपनी किस्मत को जो है वो कोसते रहते कि यार ऐसा क्या हो गया, बाकी सारे पहुँच गए अच्छी फ़र्म में, मैं भी तो उन्हीं की तरह था, मेरा भी कैफ़ पहले अटेम्प्ट में क्वालीफ़ाई हो गया, सब कुछ था। लेकिन मेरा किसी फ़ॉर्म में बल्कि उल्टा 1 साल ज़ाया हो गया। शायद हम मैं और आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीए को ड्रॉप करने का भी सोच रहे होते। लेकिन दूसरी तरफ एक एक सिचुएशन ये भी होती है कि आप ये कहो कि ठीक है मेरा फ़र्म में हो गया है, जो गुज़र गया उसके ऊपर तो रिग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे टाइम बचा है या जो आगे अचीव करना है, उसमें अपनी अपनी कैपेसिटी को फुल स्ट्रेच करके जो आगे के टारगेट्स हैं मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। और ये वही स्टूडेंट है जिसने 1 साल के अंदर पहली अटेम्प्ट में सीफैब के 6 पर्चे पास किए विद 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 मेरिट सर्टिफिकेट। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मतलब इस पूरी जर्नी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो यार कि किस तरीके से तुम्हें लगा कि कभी डिमोटिवेशन भी आई होगी, सेटबैक्स डेफिनिटली आए तुम्हारे सामने, लेकिन उस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखा? और ये जो एक बहुत ही एक अनरियलिस्टिक टारगेट है कि जब बंदा इतना डिमोटिवेट हो जाए, इतना जो है वो डिमोटिवेशन लेवल जो है वो हाई हो जाए, तो फिर उसके बाद किस तरीके से उस सिचुएशन से निकलना, उस सिनेरियो से निकलना और फिर एक टारगेट सेट करना और फिर ये कहना कि जी ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मैं ये टारगेट अचीव करूँगा और 1 साल में जो है वो क्वालीफाई करके दिखाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह जिसने इतनी कामयाबी अता फरमाई और इस कामयाबी के नतीजे में बहुत इज़्ज़त भी मिली, सपोर्ट भी मिली। और जर्नी जो थी ना सर, ये स्मूथ हम इसे नहीं कह सकते यस। क्योंकि हर चीज़ के एक पीछे से बहुत लंबी स्टोरी चलती आ रही होती है। तो जनवरी 25 में मेरी इंडक्शन हुई RASG रियाज अहमद साकिब गौर में। वहाँ से मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की और मुझे पॉडकास्टिंग पे डिब्यूट किया गया 1 साल के लिए। एक असाइनमेंट है वो, मतलब उनका वहाँ पे इंटरनल ऑडिट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहाँ पे असाइनमेंट पे मुझे रखा गया। तो उससे पहले पहले तक मैं ऑलमोस्ट सीए ड्रॉप कर ही चुका था। मतलब डिमोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपने कैफ लेवल पे मतलब अच्छा परफॉर्म अगर किया है यस। तो विदाउट एनी रीज़न, आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस, कि मुझे किसी भी फर्म ने हायर नहीं किया था उस वक्त तक, क्योंकि QCR फर्म्स और सी कैटेगरी की फर्म्स, बी कैटेगरी फर्म्स ये कहते थे कि अगर हमने आपको रख लिया देन यू विल लीव, ए कैटेगरी में आप चले जाएंगे या बिग 4 में चले जाएंगे। और बिग 4 में जब इंटरव्यूज़ हुए, मैनेजर इंटरव्यूज़ भी हुए, पार्टनर इंटरव्यूज़ भी हुए, तो वहाँ से मुझे ज्वाइनिंग कॉल्स नहीं आई थी, फर्ग्यूसन से भी, वीडियो से भी। तो एक ही दिन में जब मुझे फर्ग्यूसन और वीडियो से ज्वाइनिंग कॉल नहीं आई और बाकी सबको आ गई थी, तो इनफैक्ट मैं थोड़ा रोया भी था, बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर उसके बाद भी मैंने इवन लाहौर में मैंने QCR फर्म्स में भी अपनी CV देना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी थी। और तो वहाँ से मैं शिफ्ट हो गया था कराची में। इधर मैं थोड़ा लेट आया कैफ़ के रिज़ल्ट के बाद, सितंबर वाली अटेम्प्ट थी कैफ़ की, उसके रिज़ल्ट के बाद मैं आया। तो इंडक्शन ओपन थी फर्ग्यूसन में, वीडियो G3 में ओपन थी। तो अनफॉर्चुनेटली वीडियो को मैं टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि वीडियो और फर्ग्यूसन का टेस्ट सेम टाइम सेम डेट पे था। ओके। तो फर्ग्यूसन का टेस्ट अटेम्प्ट किया, वहाँ से इंटरव्यू कॉल भी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली अमंग 150 स्टूडेंट आई वाज नॉट देयर। तो मज़ीद दुख हुआ। और इवन मैंने अपने लाहौर के जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, उन सबको ये बता दिया था कि मैंने सीए ड्रॉप कर दी है, छोड़ दी हुई है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर करना मुझे थोड़ा पेनफुल लगता था कि अब मैं उनको कैसे बताऊं। जबकि मेरे अपने बैचमेट जिन्होंने हमने PRC में हमारी 80 की स्ट्रेंथ थी, उसमें से 4 बंदों ने हमने सबसे पहले कैफ क्वालिफाई किया था। तो एक फर्ग्यूसन में है माशाल्लाह, एक यूसुफ आदिल में और एक सफ़ायर में। उसके बाद के जो मेरे बैच के सेकंड बैच वाले हैं, वो भी माशाल्लाह फर्ग्यूसन में गए हैं, यूसुफ आदिल में, EY में तक गए हैं। तो थोड़ा फील होता था कि यार मैं क्यों नहीं जा सका। लेकिन
इसलिए मैंने सबको कह दिया था कि मैंने सी ड्रॉप कर दी हुई है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही था कि करना है, और अंडरग्राउंड हो गए, सबसे छुप के करना है कि किसी को कुछ बताना ना पड़े। कुछ रीज़न ये भी थी कि बताने में भी थोड़ा टाइम चला जाता है, हाँ। और ये भी है कि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं कि वाई आपकी क्यों नहीं हुई अच्छी फॉर्म में, तो उसका आंसर मेरे पास नहीं था। मेरी और वो सोच परेशान करती है, वो सोच परेशान करती है। और फिर ये भी कि स्टडी से रिलेटेड पूछना, तो ये भी मुझे थोड़ा हेजिटेशन होती थी ये चीज़ें बताने में। तो जनवरी 25 में RASG में इंडक्शन हुई। उसके बाद एक्साइटमेंट तो बहुत हुई, चलो फाइनली एक सेकंड स्टेप पे हम आ गए। पहला स्टेप तो वही कैफ होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आ गए। तो उस वक्त भी स्टडीज़ का यही प्लान था कि 4 पेपर करने, लेकिन अभी करने कैसे कुछ नहीं पता। लेक्चर लेना स्टार्ट किए थे AFR और BFD, उस वक्त तो यही नाम थे ना, अभी चेंज हो गए इनके। तो AFR के मैंने लेक्चर कंप्लीट किए, BFD के भी कंप्लीट किए। पहले BFD के कंप्लीट हो गए क्योंकि उसका कोर्स थोड़ा रिलेटिवली कम होता है। तो फिर कुछ इवेंट्स ऐसे आते रहे कि मैं पढ़ नहीं सका था। तो और ये भी हो गया था कि मैंने एक जगह पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट की थी, तो 2-3 घंटे वहाँ पे मुझे देने पड़ गए थे, क्योंकि मैं पोर्ट कासिम पे था। तो पोर्ट कासिम से हमें 4 बजे ऑफ हो जाता है, और जो पोर्ट की वैन है वो हमें 5 बजे ड्रॉप कर देती है इधर घर तक। एक आवर का मतलब 1 घंटा लग जाता है आने जाने में। तो 5 बजे से 7 तक 8 तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद अगर एनर्जी होती तो मैं पढ़ लेता था, मतलब जो फर्स्ट मंथ्स थे इंडक्शन के बाद ही, नहीं तो छोड़ दिया। तो सितंबर में मेरी मदर को ऑपरेट हुआ था, हम सारे भावलपुर गए थे। ओके जी। तो वैसे बेसिकली मैं हूँ भी भावलपुर से ही, और फैमिली लाहौर में रहती है अभी करंटली। तो वो भी भावलपुर आ गया, मैं भी भावलपुर चला गया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 10 दिन लगाए अम्मी के साथ। उनके ऑपरेट के बाद मैं वापस कराची आया, तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी 10 मंथ्स बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और मेरी प्रिपरेशन की अभी करंट सिचुएशन ये है कि मेरे सिर्फ BFD के लेक्चर्स कंप्लीट है और कुछ भी नहीं है। तो मैं बैठा, मैंने प्लानिंग स्टार्ट की। क्योंकि आई थिंक कि अगर प्लानिंग अच्छी हो और उसको एग्जीक्यूट कर लिया जाए, तो आप अपनी सक्सेस के करीब आ जाते हैं। जो आप प्लान करते हैं 2 घंटे लगाएं प्लान, मैं पर्सनली 2 घंटे लगाता हूँ प्लान बनाने में, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने इसका 70-80% भी कर लिया ना, तो टारगेट अचीव हो जाए। मैं चेकलिस्ट बनाता हूँ, ये टिक लग गया इसके ऊपर, डेली का टास्क ये होता है। और ये मैं स्टार्ट से करता आ रहा हूँ, लाइक क्लास 8 से शायद। तो एक मतलब हैबिट होती है इंसान की, मैं इसके बगैर पढ़ता भी नहीं हूँ। तो चेकलिस्ट स्टूडेंट से लास्ट में शेयर कीजिएगा। जी मैं ज़रूर कर दूंगा, मेरे पूरे 6 पेपर्स की बनी हुई है। ज़बरदस्त। तो सितंबर में मैंने AFR की और BFD की चेकलिस्ट बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी कि BFD के मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने। एंड आई एम ओनली डन विद लेक्चर्स, नॉट एनीथिंग। और मेरे पास कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, मेरे पास इवन बुक भी नहीं है। तो मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया, उसने मुझे पास्ट पेपर्स भेजे 2002 से 2025 तक के सारे पास्ट पेपर एक ही PDF में कंपाइल्ड है। तो 2008 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, और रेलिवेंट मतलब जो हमारे अटेम्प्ट में एग्जामिनेबल थे टॉपिक्स, सिर्फ उनके क्वेश्चंस। एक ही एक्सेल पे मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, और अवॉइड करता था कि शॉर्टकट कीज ना लगाऊं, क्योंकि ICAP के सॉफ्टवेयर का मुझे आइडिया हो गया था, उसमें शॉर्टकट कीज नहीं लगते ताकि स्पीड भी इंक्रीज होती रहे। तो 2008 के क्वेश्चंस मैंने किए थे 2024 तक, ईच क्वेश्चन। ज़बरदस्त। और वो मैं सेव भी करता रह गया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि अल्लाह ना करे पेपर रुक गया तो ये मुझे हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह पेपर निकल गए तो ये बाकियों को भी हेल्प करेंगे। तो BFD की प्लानिंग इस तरह से की कि अब इसके लेक्चर्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। देन लॉ के मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किए थे। लॉ के 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स में उसके लेक्चर कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि मेरा ये था कि डेली के 2 आवर्स देने लेक्चर्स को और 2 आवर्स देने प्रैक्टिस को। ज़्यादा एग्ज़ाम लीव से पहले इतना ही था, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे अपना काम भी देख रहा हूँ। तो टाइम 4 घंटे भी निकाल लेना इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, मैं तो ये समझता हूँ। तो
फिर लॉ के लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे एएफआर से भी पहले, ओके। क्योंकि मुझे लगता था कि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम्म, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था एएफआर पे कि कैसे करूँगा मैं इसे, क्योंकि प्रैक्टिस का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ लेक्चर्स बैठा हूँ ले रहा हूँ और सिर्फ एक रजिस्टर है मेरे पास, एक पेन है, क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, जो सर बता रहे हैं उसके कंसेप्ट नोट कर लिया बस, कि अगर ऐसे है तो ऐसे IFRS 15 के सिनेरियोज लिख लिया, अगर नहीं तो बेसिकली आपने आपने करा, आपकी अप्रोच ये थी कि यार स्ट्रेटजी आपने 6 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट की नहीं बनाई, स्ट्रेटजी आपने सब्जेक्ट वाइज बनाई कि Yes. ठीक है यार अगले 2 महीने या अगले 3 महीने में मुझे इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। अगर ये मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट्स पे और फोकस कर सकूंगा, और अगर वो 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट्स पे जी, और फोकस कर सकूंगा। मेन स्ट्रेटजी यही थी कि सब्जेक्ट कंप्लीशन है। यस यस, कि लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस अपनी हाँ जी, Continuous एक basis सब्जेक्ट के पे लेक्चर कंप्लीट हो, मैं उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, फिर दूसरे के लेक्चर शुरू करूँ, तो जब तक पहले वाले की प्रैक्टिस एंड होगी दूसरे के लेक्चर्स एंड हो जाएंगे। यस यस यस। तो इस तरीके से आपने अप्रोच रखी और फिर जाके आपने जो 6 पेपर्स हैं हाँ जी, वो आपने अटेम्प्ट करे। लेकिन देखें एक तो होता है ना यार हमारा फॉर्म में नहीं हो रहा, और जब फॉर्म में हो जाता है, जब मतलब फॉर्म में नहीं होता तब भी स्ट्रेस है, और फॉर्म में अगर हो जाए तो फिर स्ट्रेस ही होता है कि फॉर्म के साथ चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें। जी, और ऑब्वियसली फॉर्म्स वगैरह में भी लेट सेटिंग्स वगैरह होती हैं, जी, बिकॉज आप होती हैं। रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो असाइनमेंट्स कर रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद जो आपने प्लान बनाया जी, उस प्लान के आप स्टिक रहे कि ठीक है यार अगर आज 2-3 घंटे ऊपर नीचे होगा तो आगे जाके मैंने इसको जी, सेट करना है। जी। तो इस तरीके से आपने मैनेज किया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दूसरा ये भी था कि प्लान को जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी। इवन काफ़ी डेज ऐसे भी आए थे कि मैं रात 12 बजे तक भी अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन माइंड में यही चल रहा था कि अभी 12 हो गए हैं, नींद भी आ रही है, सो जाते हैं, लेकिन प्लान पे अभी तक वो टिक नहीं लगा हुआ। यस, तो उठ गया, लैपटॉप ओपन किया, बैठ गया। ओके ओके। तो कंसिस्टेंसी दिखाइए, मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी से आधा घंटा भी दिया जाए ना डेली का, आपका पेपर बड़ी इजीली और बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। और लॉ को मैंने 20 मिनट से 25 मिनट दिए डेली के, ओके एग्ज़ाम लीव्स तक। एग्ज़ाम लीव्स के बाद मैंने 1 घंटा देना शुरू किया, एंड में जाके 2 घंटे देना शुरू किया लॉ के लिए ये, ओके कि 30 मिनट्स में बैठा हूँ, एक मतलब कोई कुछ भी है, एक चैप्टर में उसकी रीडिंग कर रहा हूँ और उसके मैपिंग कर रहा हूँ कि ये कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, क्या है क्या है। 25 मिनट में 2 पेज पढ़ूँ, 3 पेज पढ़ूँ, काफ़ी है मुझे। और अगर यही आप देख लें कि अगर 6 महीने तक आप यही करते हैं, 25-25 मिनट दें, तो आपकी लॉ 2-3 बार कंप्लीट हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं यार माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी यार तुम्हारी, और आई थिंक वन ऑफ द की लेसन यार हमारे लिए जो है वो ये है कि लाइफ में बहुत से अपसेट्स आते हैं, जो मैं डिस्कस भी कर रहा था। तो पेपर से पहले भी इनके भाई की तबीयत से ख़राब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल में भी टाइम दे रहे थे, बट कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट जो चीज़ हो रही है, जो पास्ट हो चुका है, उस पर रिग्रेट ना करें, मेहनत अपनी कंटिन्यू करते रहो। जब आप मेहनत कंटिन्यू करेंगे तो शायद अगर उस ज़माने में फॉर्म में हो भी जाता लेट से, तो शायद साल 2 साल 3 साल में शायद आपको सीफा क्वालिफाई शायद ना हुआ होता, लेट से, आई मीन दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। लेकिन मेहनत कंटिन्यू करते रहे, पुराने पे रिग्रेट ना किया और मेहनत कंटिन्यू करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप जो है वो ज़्यादा अचीव इंशाल्लाह कर लेंगे। कराची आए यार, कैसा लगा कराची आपको, सही लगा? कराची मोबाइल तो नहीं छीना आपका कोई अब तक? नहीं, मेरी बाइक चोरी अच्छा हो बाय गई। अच्छा आपसे और चले, थैंक यू सो मच यार, एंड वी विल ट्राई कि हम आपको और एंगेज करें, और जो आपकी चेकलिस्ट वगैरह है वो डेफिनेटली जो है हम बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।